प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, आज हमारा इस ई व्याख्यान श्रृंखला में भारतीय कला की इस ई व्याख्यान श्रृंखला में बहुत ही नया विषय वस्तु लेकर आया हूँ। अभी तक जो चली आ रही थी वो परंपरावादी शैलियों के बारे में बात की, राजस्थानी चित्र शैलियों के बारे में बात की, मुगल चित्र शैलियों के बारे में बात की, पहाड़ी चित्र शैली के बारे में बात की। अब भारतीय चित्रकला इसमें एकदम से नए मोड में आ जाती है, एकदम से लेटेस्ट मोड में आने के कगार पे हो जाती है, जिसका थोड़ा सा मुड़ाव इस आज के ई व्याख्यान में हमें पढ़ने को मिलेगा कि चित्र शैलियों के बाद में क्या हुआ भारतीय चित्रकला में। चित्र शैलियाँ तो चलो राजा के शासनकाल में बनती रही, कलाकारों ने बनाते रहे, लेकिन जब ये चित्र शैलियों का कम प्रयोग होने लगा और यूरोपीय लोग आने लगे, यूरोप से भारत में आगमन होने लगा, तो फिर इन चित्र शैलियों का क्या हुआ, कैसे कलाकारों ने कार्य किए, इस पे आज हमारा ई व्याख्यान केंद्रित है। तो भारत में जो है वो भारत क्या विश्व में एक कला के युग के समाप्ति के पश्चात दूसरे कला का युग जुड़ा रहता है और अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी कला शैलियों के मध्य एक अटूट संबंध रहा है। और भारत में, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि भारत में विदेशी आक्रमणों और यूरोपियों के आगमन से भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक, सांस्कृतिक हर प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं और जिसका प्रारंभ मुगल शासनकाल में ही हमें दिखाई देता है, उनके उस वक्त चित्रित चित्रों में ही दिखाई देता है। और छाया प्रकाश का यथार्थ दृश्यावली का अंकन यूरोपीय चित्रों के प्रभाव का ही परिणाम है। और राजस्थानी और मुगल और पहाड़ी चित्र शैली के लोगों ने इन प्रभावों को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और उनको अपने चित्रों में प्रयोग किया। इस प्रकार विदेशी कला तत्वों को स्वीकार कर पारंपरिक कला तत्वों का शुभारंभ हुआ, नई कला का शुभारंभ हुआ। तो राजस्थानी, पहाड़ी तथा मुगल शैलियों का पतन होने पर भारत में चित्रकला का भी अधिपतन होना शुरू हो गया था। तो कुछ स्थानों पर ऐसे चित्रकार रह रहे थे जो पुराने चित्रों की अनुकृतियां बनाकर जीवन यापन कर रहे थे। और 19वीं सदी में भारत के कई स्थानों पर कुछ स्थानीय शैलियां चल रही थी, जिनका हम संक्षिप्त में विवरण अभी पढ़ रहे हैं। तो कालीघाट की पट्ट शैली हम जो पढ़ रहे हैं वो पहला है। तो ये बंगाल के कोलकाता में काली मंदिर के पास में निकट बाजार में बिकने वाले पटचित्रों को अधिकांश दर्शनार्थी जो थे, वो भक्तगण जो थे, वो खरीद कर ले जाते थे। और कालीघाट में 19वीं सदी में प्रायः कागज, टाट, कपड़े पर चिपके कागज तथा कैनवास पर चित्रांकन किया जाता था। कालीघाट के पटचित्रों के विषय प्रायः धार्मिक कथाओं, देवताओं व सामाजिक विषयों का अंकन होता था। कहीं कहीं हास्य तथा व्यंग्य चित्रों का भी निर्माण होने लगा। खनिज रंगों से टेम्परा विधि में भी चित्रण करके सशक्त तुलिका द्वारा बाह्य सीमा रेखांकन कर दिया जाता था। इस स्थानीय लोक चित्रशैली में कहीं कहीं यूरोपियन कला तकनीकों का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब नेक्स्ट आता है उड़ीसा के पट्टचित्र। तो 17वीं सदी में उड़ीसा के स्थानीय कलाकार और मुगल कलाकार, विजयनगर के कलाकार, दक्षिण के कलाकारों ने मिलकर इस शैली में समन्वित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोक कला की गतिशीलता, अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था
विजयनगर शैली का आकृति विन्यास, दक्षिण शैली की अलंकारिकता तथा मुगल शैली का बारीक रेखांकन का समन्वय हुआ और आगे चलकर कालीघाट के पटचित्रों का भी इनमें हमें प्रभाव देखने को मिलता है। और इस शैली के चित्र जगन्नाथपुरी के आने वाले जो हैं, जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थान है जगन्नाथपुरी, तो वो आने वाले तीर्थयात्री एवं पर्यटक इसको खरीद कर ले जाते थे और बहुत अधिक संख्या में इन चित्रों का निर्माण होने लगा, जिसमें राधा कृष्ण से संबंधित चित्रों का निर्माण अधिक होने लगा। तीसरा आता है अपने तंजौर चित्रशैली। तो ये प्राचीन काल में तंजौर बहुत महत्वपूर्ण कलाओं का केंद्र रहा और चोल राजाओं के यहाँ शासन काल में यहाँ पे बहुत पर्याप्त उन्नति हुई और 18वीं 19वीं सदी में भी यहाँ मुगल शैली के सम्मिश्रण से चली आ रही दक्षिणी शैली का प्रचलन था, किंतु धार्मिक एवं परंपरागत विषयों के चित्र परंपरागत शैली के आधार बनाकर निर्मित किए जाते रहे और यहाँ कला के विभिन्न केंद्र विकसित होते रहे और जिसमें हैदराबाद, कुर्नूल, मैसूर आदि प्रमुख केंद्र रहे। तो ये तंजौर शैली के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट आता है आपका नाथद्वारा के पटचित्र, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ये नाथद्वारा मेवाड़ चित्रशैली का भी वैसे भी प्रमुख स्थान रहा और यहाँ के जो श्रीनाथ जी जो हैं वो उनके दर्शनार्थ आए भक्तगणों को प्रसाद के साथ साथ धार्मिक चित्रों को भी भक्तगणों ने खरीदने का प्रवृत्ति चलती रही और प्रायः भगवान श्री कृष्ण के बाल एवं ग्वाल स्वरूप तथा गोपिकाओं और रास से संबंधित घटनाओं एवं श्रीनाथ जी की छवियों को ही चित्रित किया जाता रहा। यहाँ की परंपरागत शैली में मेवाड़ के अतिरिक्त किशनगढ़, जयपुर तथा मुगल शैलियों का भी समन्वय देखने को मिला, हमें आज भी मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आधुनिक कला की कुछ पूर्व पीठिका भी कह सकते हैं। ये अभी तक जो ई लेक्चर पढ़ा हमने कि आधुनिक कला किस प्रकार की स्थिति से गुजर रही थी और कैसे आधुनिक कला का नींव रखी जा रही थी और कैसे यूरोपीय प्रभाव और कैसे क्षेत्रीयता में पलती हुई चित्रकला की शैलियाँ कैसे अपने आप को प्रदर्शित कर रही थी। तो ये छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैंने दिया आपको। अब आता है हमारा बहुत अच्छा विषय कंपनी शैली। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी शैली क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब आपको समझ में आनी चाहिए। और तो मैंने आपको कंपनी शैली के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे विश्व प्रसिद्ध अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल तथा पहाड़ी चित्र शैलियों में नवीन व असाधारण सौंदर्य तथा अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण कृतियाँ, कलाकृतियाँ, चित्रकृतियाँ बनाई गई। इसी क्रम में 19वीं सदी के एक छोटे से काल में भारत को कंपनी शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। और इस शैली का उद्भव जब होता है जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की एक व्यापारी कंपनी, जो आपको इतिहास पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना अस्तित्व बना चुकी थी और इसी की आड़ में अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपना स्वामित्व कर लिया। और छोटे बड़े जो राजा महाराजा थे, वो नवाब थे आदि हिंद आर्थिक दशा में अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे। ऐसे स्थिति में अनेकों कलाकार निराश्रित होकर कई स्थानों पर चले गए। तो इस समय जो था वो जो पहले के चित्रकला के परिदृश्य में शासकों के संवर्धन संरक्षण में कलाकार अपना कार्य करता था और जीवन यापन करता था। लेकिन अब चित्रकारों को चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था, तो चित्रकार जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्चाधिकारियों, व्यापारियों आदि के चित्र बनाकर अपने उनकी रुचिनुरूप चित्र बनाकर, अर्ध यूरोपीय ढंग पर चित्र बनाकर यूरोपीय चित्र, व्यक्ति चित्र और
जो विदेशी जो लाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उच्चाधिकारी थे, वो जो चित्र लाते थे यूरोप से, विदेशों से, उनकी अनुकृतियाँ बनाकर चित्रकार अपना जीवन यापन करता था। कोई उसकी पर्टिकुलर निजी शैली जो कह सकते हैं वो नहीं थी। और इन चित्रों की पाश्चात्य सिद्धांतों पर चित्र बने थे, तो इसलिए इनकी मांग भी उच्च स्तर पर रही। और कलाकारों ने मैंने बताया था कि जीविकोपार्जन के लिए इन्हें बहुत अधिक संख्या में बनाया। और यह इसका जो प्रमुख केंद्र जो उच्चाधिकारी इस चित्र शैली के जो अधिकतर चित्र बनते थे और उच्चाधिकारी जहाँ ज़्यादा रहते थे, तो वो पटना स्थान था। तो पटना मुख्य केंद्र होने के कारण इसे पटना शैली या कंपनी शैली के नाम से पुकारा गया। और इस काल के समय के जो चित्र हैं वो आज देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों, राजकीय निजी संग्रहालयों में या निजी संग्रहों में देखे जा सकते हैं। कंपनी या पटना चित्र शैली के चित्रों की विशेषताएं। पटना अथवा कंपनी शैली यूरोपियन, मुगल तथा स्थानीय लोक तत्वों से प्रेरणा प्राप्त कर ही उत्पन्न हुई, अर्थात यूरोपियन शैलियों के यथार्थवादी तत्वों के सम्मिश्रण से, जिसमें छाया प्रकाश द्वारा वास्तविक चित्र में वास्तविकता, गठनशीलता एवं उभार दिखाने का प्रयास किया गया। चित्रों में खुलाई, मुगल पद्धति की बारीकियों को भी लिया गया था। स्थानीय रंग तत्वों का प्रयोग किया गया। आदि कला तत्वों का समन्वय हमें पटना अथवा कंपनी शैली के चित्रों में देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण जो है वो है, चित्रों को प्राय छोटे छोटे एवं कागज, हाथी दांत, कैनवास आदि की पट्टियों पर ही बनाए गए। इन पर चित्रण, टेम्परा चित्रण न करके जल रंग एवं तेल रंगों में चित्रण हुआ और विदेशी कागज पर भी इनका अंकन हुआ। प्रारंभ में प्राकृतिक चित्रण को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया, किंतु उसमें अलंकारिकता का पुट देखने को मिलता है। और इस कंपनी चित्र शैली में विभिन्न प्रकार के विषयों का अंकन हुआ, जिसमें भारतीय जनजीवन, पौराणिक कथाएं, देवी देवताओं का अंकन, आश्रयदाताओं का चित्रण, प्रसिद्ध लोगों के व्यक्ति चित्र आदि के अतिरिक्त कामुक दृश्यों का भी हमें अंकन देखने को मिलता है। चित्रकृतियों के जो मानवाकृतियाँ हैं वो प्राय 1.5 चश्म ही चित्र चेहरे बने हैं। और कई प्रकार की अनुकृतियों का भी हमें कई प्रकार के चित्रों की अनुकृतियों का भी निर्माण हमें इस कंपनी शैली में देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप को ये आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि हम शास्त्रीय कला, पारंपरिक कला से हटकर अब एक नए मोड़ पे हैं, जिसे हम कंपनी शैली या पटना शैली कह रहे थे। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यहाँ हम एक नए भारतीय कला के इतिहास की या भारतीय चित्रकला की नींव रख रहे हैं, जिसने हमें जिसकी प्रेरणा मुख्य रूप से अजंता की चित्रशैली रही है, मुगल चित्रशैली रही है, राजस्थानी चित्रशैली रही है। विभिन्न प्रकार की चित्रशैलियों का इसमें योगदान रहा। तो अब हम आगे आधुनिक कला के और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार से आधुनिकता पारंपरिक कला या शास्त्रीय कला से जुड़ी रही और किन किन विद्वानों ने किन किन महत्वपूर्ण प्रयोगों के द्वारा भारतीय कला को विश्व की सिरमौर कला के रूप में स्थापित किया। उन कलाकारों का व्यक्तित्व कैसा रहा, जीवन कृतित्व कैसा रहा, उन्होंने किस विधा में कार्य किया, प्रमुख कलाकार की प्रमुख विशेषता क्या रही, किन रंगों का विशेष प्रयोग किया, क्या क्या विषय वस्तु रहे, किन्हीं घटनाओं का उनके जीवन पे क्या प्रभाव रहा। ये आगे के व्याख्यानों में हम भारतीय कला के जो सिरमौर कलाकार है, महत्वपूर्ण कलाकार है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे के और भी इन लेक्चर्स के यात्रा में, भारतीय कला की यात्रा में आप निरंतर जुड़े रहें। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भारतीय कला के इन आधुनिक भारतीय चित्रकला के कलाकारों के बारे में मैं आपको अच्छे से अच्छा बता पाऊँ, इनकी कृतियों को, इनकी पेंटिंग्स को मैं आपको शेयर कर पाऊँ। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।